हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम फिर से देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान और ल्यूसेंट का ये लेक्चर नंबर 16 है, जिसमें दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश को हम देखने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे पल्लव और राष्ट्रकूट वंश, दोनों को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, जिसमें पल्लव वंश सबसे पहले आता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे और उनका शासनकाल कब से कब तक रहा। तो यहाँ पर देखिएगा, संस्थापक की बात करें तो पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु। सिंह विष्णु नाम याद रखिएगा, इनके संस्थापक थे। और सिंह विष्णु का जो शासनकाल रहा वो 575 से 600 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि आंसर क्या बनने वाला है। तो देखिए, क्वेश्चन है संस्थापक कौन थे पल्लव वंश के, तो सिंह विष्णु, और उनका शासनकाल रहा 575 से 600 ईस्वी तक। अब इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी, तो राजधानी इनकी थी कांची, जो अब तमिलनाडु में कांचीपुरम के नाम से जानी जाती है। यानी कि वो जगह जो तमिलनाडु में है उसका पहला नाम था कांची और अब उसको कांचीपुरम कहा जाता है। सिंह विष्णु किस धर्म के अनुयायी थे, तो याद रखिएगा वैष्णव धर्म के अनुयायी सिंह विष्णु को माना जाता है। कि सिंह विष्णु किस धर्म के अनुयायी थे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आप लिखेंगे वैष्णव धर्म के। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन याद हो गए होंगे, संस्थापक कौन है पल्लव वंश के, सिंह विष्णु, उनका शासनकाल रहा 575 से 600 ईस्वी तक। और राजधानी कहाँ पर बनाई थी, कांची में, जो अब तमिलनाडु में स्थित है और कांचीपुरम नाम से जानी जाती है। और सिंह विष्णु का जो धर्म था वो था वैष्णव धर्म। अब याद रखिएगा, सिंह विष्णु के दरबार में एक कवि रहते थे जिनका नाम था भारवी। क्या नाम था, भारवी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है किरातार्जुनीयम। तो किरातार्जुनीयम पुस्तक के लेखक कौन है, इसको आप याद रखिएगा, नाम है भारवी। भारवी जो एक कवि थे और ये कहाँ पर रहते थे, ये सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि सिंह विष्णु के दरबार में कौन से कवि रहते थे, तो आपको आंसर लिखना है भारवी। और उनके द्वारा लिखित जो पुस्तक है उसका नाम है किरातार्जुनीयम। अब पल्लव वंश के प्रमुख शासक आप याद रखिएगा, तो प्रथम शासक थे सिंह विष्णु। द्वितीय शासक की बात करें तो महेंद्र वर्मन प्रथम इनके दूसरे शासक थे, जिनका शासनकाल 600 ईस्वी से 630 ईस्वी तक चला। तीसरे इसमें शासक आते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम का शासनकाल चला 630 ईस्वी से 668 ईस्वी तक। उसके बाद जो गद्दी पर बैठे महेंद्र वर्मन द्वितीय, और इनका शासनकाल 668 से 670 ईस्वी तक, यानी 2 साल तक चला। परमेश्वर वर्मन महेंद्र वर्मन द्वितीय के बाद आए, जो इसका नाम था परमेश्वर वर्मन प्रथम। इनका शासनकाल 670 से 680 ईस्वी तक माना गया। और नरसिंह वर्मन द्वितीय इनके बाद आने वाले हैं और उनका नाम आप याद रखिएगा, जिनका शासनकाल 704 से 728 ईस्वी तक रहा। और सबसे लास्ट में आते हैं नंदी वर्मन द्वितीय। तो नंदी वर्मन द्वितीय में उनका शासनकाल रहा 731 से 795 ईस्वी तक। तो इनको आपको याद रखना है। चलिए इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हमने जाना सिंह विष्णु के बारे में, जो पल्लव वंश के प्रथम शासक थे। दूसरे शासक हैं महेंद्र वर्मन प्रथम। इनका शासनकाल आपको याद रखना है 600 ईस्वी से 630 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। इनकी कुछ उपाधियां थी, उन उपाधियों में से 2 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक है मत्तविलास और दूसरा है विचित्रचित्त। तो विचित्रचित्त और मत्तविलास ही सबसे ज़्यादा एग्जाम पे पूछा जाता है, तो इन दोनों को आप याद रखेंगे। और साथ में एक तीसरी उपाधि गुणभर इनकी थी, जिनको आपको साथ साथ में याद रखना है। इसके बाद महेंद्र वर्मन प्रथम ने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था मत्तविलास प्रहसन। तो मत्तविलास प्रहसन जब पुस्तक इन्होंने लिखी तो इनके नाम पर एक उपाधि आई जिसका नाम पड़ा मत्तविलास। ठीक है, तो मत्तविलास इनकी उपाधि है और मत्तविलास प्रहसन इनकी पुस्तक है। दोनों को आप याद रखेंगे। महेंद्र वर्मन जो हैं प्रारंभ में किस धर्म के अनुयायी थे, तो प्रारंभ में ये जैन धर्म के अनुयायी थे और इसके बाद ये शैव धर्म में चले गए। तो शैव धर्म में इन्होंने अपनाया था जैन धर्म के बाद, लेकिन प्रारंभ में जैन धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट में बात करेंगे नरसिंह वर्मन द्वितीय की। नरसिंह वर्मन द्वितीय का शासनकाल रहा 630 ईस्वी से 668 ईस्वी, जो कि महेंद्र वर्मन प्रथम के बाद आए। इनके दरबार में कौन चीनी यात्री आया था, सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाता है कि नरसिंह वर्मन प्रथम जो थे उनके दरबार में कौन चीनी यात्री आया था, तो उसका नाम याद रखिएगा ह्वेनसांग।
तो ह्वेन-त्सांग जो है वो किसके दरबार में आया था? नरसिंह वर्मन प्रथम के। और नरसिंह वर्मन प्रथम कौन थे? तो पल्लव वंश के शासक थे, जिसको माना जाता है कि नरसिंह वर्मन प्रथम तीसरे शासक थे पल्लव वंश के, जिनका शासनकाल 630 से 668 ईस्वी तक रहा। और ये भी कहा जाता है कि ह्वेन-त्सांग को क्या बोला गया? यात्रियों का राजकुमार। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि यात्रियों का राजकुमार किसको कहा जाता है? तो ह्वेन-त्सांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, जो कि एक चीनी यात्री था और किसके दरबार में आया? नरसिंह वर्मन प्रथम के। और नरसिंह वर्मन प्रथम किस वंश का शासक था? पल्लव वंश का शासक था। तो याद रखिए, यात्रियों का राजकुमार या फिर प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, कभी कभी ये भी आपको लिखा हुआ मिलेगा हिंदी में प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। तो प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स जो है यात्रियों का राजकुमार को इंग्लिश में कहा जाता है, जो आपको प्रोनाउंसिएशन में लिखा हुआ मिल सकता है। तो आप यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है आपको। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स या फिर यात्रियों का राजकुमार ह्वेन-त्सांग को ही कहा जाता है। और ह्वेन-त्सांग ही हर्षवर्धन के दरबार में भी आया था, यानी कि हर्षवर्धन के दरबार में भी आया था और ये नरसिंह वर्मन प्रथम के दरबार में भी आया था। इन दोनों को आप याद रखेंगे। मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार जो है वो किसको कहा जाता है? मार्को पोलो को। तो देखिए, यहाँ पर आपको याद रखना है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया? ह्वेन-त्सांग को। यात्रियों का राजकुमार ह्वेन-त्सांग को कहा गया और मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार मार्को पोलो को कहा गया। इन दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इन दोनों को आप याद रखना है कि यात्रियों का राजकुमार मार्को पोलो, और अगर मध्यकालीन उसमें लगा हुआ है तो मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार मार्को पोलो को कहा जाता है, लेकिन यात्रियों का राजकुमार आपको ह्वेन-त्सांग को बताना होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर यात्रियों का राजकुमार लिखा हुआ है उसके आगे मध्यकालीन लगा हुआ है तो आप मार्को पोलो को मार्क करेंगे। बट अगर यात्रियों का राजकुमार ये लिखा हुआ है केवल, तो आप ह्वेन-त्सांग को मार्क करेंगे। महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिरों को क्या कहा जाता है? तो जो महाबलीपुरम है उसके एकाश्म मंदिरों को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है रथ। क्या कहते हैं? रथ कहते हैं। और कौन सा ऐसा मंदिर है जो चट्टान को काटकर बनाया गया? तो कौन सा ऐसा मंदिर है जो चट्टान को काटकर बनाया गया? तो अभी हमने जिक्र किया महाबलीपुरम का मंदिर। और महाबलीपुरम के जो मंदिर हैं उनको कहा जाता है रथ, यानी कि उनका नाम रथ पड़ा। रथ को जो है रथ नाम से उनको जाना गया, जो कि महाबलीपुरम के मंदिर है। और ऐसा कौन सा मंदिर जो चट्टान काटकर बनाया गया? ये महाबलीपुरम का ही मंदिर है। महाबलीपुरम से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि इसका निर्माण जो है वो किसने कराया था? तो नरसिंह वर्मन ने इसका निर्माण कराया था, जो कि महाबलीपुरम मंदिर है। और एक क्वेश्चन यहाँ से फिर से, जैसे कि महाबलीपुरम का जो मंदिर है उसको क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है रथ मंदिर, यानी कि उनको रथ कहा जाता है जितने भी महाबलीपुरम में मंदिर है। और रथों की संख्या, यानी कि यहाँ पर महाबलीपुरम मंदिरों की संख्या कितनी है? वो 7 है। तो रथों की संख्या या फिर महाबलीपुरम मंदिरों की संख्या वो कितनी है? 7 है। और सबसे बड़ा मंदिर किसका है, यानी कि सबसे बड़ा रथ किसका है? तो वो है युधिष्ठिर का। याद रखिएगा, युधिष्ठिर का सबसे बड़ा रथ है, यानी कि सबसे बड़ा मंदिर है वहाँ पर। और सबसे छोटा मंदिर यानी सबसे छोटा रथ किसका है? द्रौपदी का बना हुआ है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु में। याद रखिएगा, इसकी लोकेशन कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, तो महाबलीपुरम के मंदिर को क्या कहा जाता था? रथ कहा जाता था। इनकी संख्या कितनी है? 7 है। सबसे बड़ा जो मंदिर है रथ है वो किसका? युधिष्ठिर का है। और सबसे छोटा मंदिर वो किसका है? द्रौपदी का है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। नरसिंह वर्मन प्रथम की उपाधि की बात करें तो वातपीकोंड इनकी उपाधि थी। याद रखिएगा, वातपीकोंड इनकी उपाधि थी। और इनकी यह उपाधि क्यों दी गई इसका भी आप रीज़न जान लीजिएगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया था? जो पुलकेशिन द्वितीय थे, पुलकेशिन द्वितीय जो थे उनको हराया था। और नरसिंह वर्मन प्रथम ने जिसको हराया वो कौन थे? पुलकेशिन सेकंड। और वे राजा थे वातापी के। जब वे वातापी के राजा थे, जो पुलकेशिन द्वितीय थे, तो उनको नरसिंह वर्मन ने जब हरा दिया तो वातापी पर उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया। तो वातापी पर जब उन्होंने अपना अधिकार जमाया तो उनको एक उपाधि मिली वातपीकोंड। ठीक है, तो आपको अब ये पता चल गया होगा कि वातपीकोंड उपाधि नरसिंह वर्मन को क्यों मिली, क्योंकि उन्होंने वातपी के राजा पुलकेशिन द्वितीय को हराया था और इसी कारण उनको वातपीकोंड उपाधि दी गई। पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का राजा था? वातपी का राजा था। और किस वंश का राजा था? तो याद रखिए, चालुक्य वंश का राजा था। कौन? पुलकेशिन द्वितीय। वातापी का सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय को ही माना जाता है और इसलिए नरसिंह वर्मन
प्रथम ने जो उपाधि धारण की थी वो इसीलिए धारण की थी कि ये सबसे प्रतापी, सबसे शक्तिशाली राजा था चालुक्य वंश का, पुलकेशिन द्वितीय, और इसको हराया था नरसिंह वर्मन ने, जिससे कि उसको उपाधि कौन सी मिली, वातपी कोंड की उपाधि उनको दी गई। अब बात करते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिनका शासनकाल रहा 704 से 728 ईस्वी तक। अब देखिए, जब अरबों का आक्रमण हुआ भारत पर तो पल्लवों का शासक था, ठीक है, किसका, पल्लवों का शासन था, और पल्लव वंश का जो शासक था उस समय पर कौन था, नरसिंह वर्मन। यानी कहने का मतलब ये है कि जिस समय पर अरबों का आक्रमण हुआ भारत पर, उस समय पर कौन सा वंश शासन कर रहा था, पल्लव वंश। और पल्लव वंश का वह राजा जो अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक बना हुआ था वो था नरसिंह वर्मन द्वितीय। और नरसिंह वर्मन द्वितीय की उपाधि को अगर हम देखें तो एक थी राजा सिंह, दूसरी थी आगम प्रिय, और तीसरी थी शंकर भक्त। तो ये तीन उपाधि नरसिंह वर्मन द्वितीय की थी, याद रखिएगा। और इन्होंने कौन से मंदिर का निर्माण कराया था, तो इन्होंने जो मंदिर बनवाया था वो था कैलाश मंदिर, ठीक है, कैलाश मंदिर बोले या फिर उसको कांची का मंदिर बोल सकते हैं, कांची का कैलाश मंदिर, या तीसरा नाम भी है जो राज सिद्धेश्वर मंदिर बोला जाता है। तो या तो राज सिद्धेश्वर, या फिर कांची का कैलाश मंदिर, या फिर सिंपली हम कैलाश मंदिर भी बोल सकते हैं। तो इन तीनों में आप डिफरेंस नहीं करेंगे, तीनों एक ही मंदिर के नाम है, जिसको किसने बनवाया था, जिसको बनवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, इसको आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर इसी मंदिर के निर्माण से दक्षिण भारत में कौन सी शैली की शुरुआत हुई, तो दक्षिण भारत में जब ये मंदिर बना कैलाश मंदिर, तो कैलाश मंदिर से ही द्रविड़ शैली की शुरुआत हुई, क्योंकि ये मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ था। और देखिए, नरसिंह वर्मन सेकंड के दरबार में रहने वाले कवि का नाम क्या था, तो नरसिंह वर्मन के दरबार में जो कवि रहते थे उनका नाम था दंडी। क्या नाम था, दंडी। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था 10 कुमार रचित। क्या नाम था, 10 कुमार रचित। तो 10 कुमार रचित नामक पुस्तक किस कवि की है, तो ये है दंडी की। और दंडी किस के दरबार में रहते थे, दंडी रहते थे नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में। इस तरीके से आप याद करेंगे तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा किसी भी क्वेश्चन में। अब देखिएगा, कांची का मुक्तेश्वर मंदिर किस वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था, तो कांची का मुक्तेश्वर मंदिर बनवाया गया था पल्लव वंश के शासकों द्वारा। और ये भी किसने बनवाया था, नंदी वर्मन द्वितीय ने। तो ये बनवाया था नंदी वर्मन द्वितीय ने। तो कांची का मुक्तेश्वर मंदिर किन शासकों ने बनवाया, पल्लव वंश के शासकों ने। और कौन शासक था जिसने ये बनवाया था, ये था नंदी वर्मन द्वितीय, जिसको हम मानते हैं कि नंदी वर्मन द्वितीय जो है वो पल्लव वंश का अंतिम शासक था। और देखिए, नंदी वर्मन ने एक मंदिर और बनवाया था मुक्तेश्वर मंदिर के अलग, जिसका नाम था बैकुंठ पेरुमाल मंदिर। बैकुंठ पेरुमाल मंदिर किसने बनवाया, नंदी वर्मन द्वितीय ने। और यहाँ पर प्रसिद्ध वैष्णव संत कौन हुए, तो तिरुमड्डई अलवार जिनका नाम था, जो नंदी वर्मन द्वितीय के शासनकाल में प्रसिद्ध वैष्णव संत हुए थे। तो नाम याद रखेगा, तिरुमड्डई अलवार, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसके बाद राष्ट्रकूट वंश की बात करते हैं। तो राष्ट्रकूट वंश में सबसे पहला क्वेश्चन आपको जो जानना है वो है इसके संस्थापक। संस्थापक का नाम अगर देखें तो दंती दुर्ग है। क्या नाम है, दंती दुर्ग। और दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई, मानकीर, या तो मानकीर बोले या फिर मान्य खेल बोल सकते हैं, मान्य खेत, मानकीर या फिर मान्य खेत। और मान्य खेत को ही आज के समय में वर्तमान में हम कहते हैं मालखेड़। क्या कहते हैं, मालखेड़ बोलते हैं, जो कि सोलापुर के निकट स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन बने कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, दंती दुर्ग। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई, मानकीर यानी कि मान्य खेत। और मान्य खेत को वर्तमान में मालखेड़ कहते हैं, जो कि कहाँ पड़ता है, जो कि सोलापुर के निकट स्थित है। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि किस वंश के राजा ने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ यानी कि महादान यज्ञ का जो है अनुष्ठान किया था। तो वो किस वंश के राजा थे जिन्होंने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ या फिर बोल सकते हैं महादान यज्ञ का अनुष्ठान कराया था, तो वो थे दंती दुर्ग। और दंती दुर्ग जो हैं वो राष्ट्रकूट वंश के प्रथम शासक रहे, जो कि संस्थापक भी हैं।
सोलापुर कहाँ पड़ता है? ये सोलापुर पड़ता है महाराष्ट्र में। और एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है वो किसने कराया था? तो आपको याद रखना है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था कृष्ण प्रथम ने। किसने? कृष्ण प्रथम ने। और कृष्ण प्रथम किस वंश का राजा था? ये राष्ट्रकूट वंश का राजा था, जो कि दंती दुर्ग के बाद गद्दी पर बैठा। राष्ट्रकूट वंश का पहला राजा कौन था? तो पहला शासक माना जाता है ध्रुव को। किसको माना जाता है? ध्रुव को माना जाता है। और वह राजा जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था उसका नाम है ध्रुव, जो कि राष्ट्रकूट वंश का पहला राजा माना जाता है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? तो दंती दुर्ग है। और राष्ट्रकूट वंश का पहला राजा कौन है? पहला शासक ध्रुव है। किस किस को पराजित किया था इस त्रिपक्षीय संघर्ष में ध्रुव ने? तो वो थे वत्सराज और धर्मपाल। वत्सराज जो हैं वो प्रतिहार के राजा थे और धर्मपाल जो है वो पाल के राजा थे। देखिए, वत्सराज जो है वो कहाँ का राजा था? वो था प्रतिहार का। और धर्मपाल कहाँ का राजा था? वो राजा था पाल देश का। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब ध्रुव के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो यहाँ पर हमें एक और पॉइंट मिल जाता है कि ध्रुव को किस नाम से जाना जाता था। तो धारावर्ष के नाम से ध्रुव को जाना जाता था, जो कि राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक, पहला राजा रहा। एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं की संख्या बताइए। तो एलोरा और एलिफेंटा गुफाओं की संख्या याद रखिएगा 34 है। कितनी है? 34। और ये गुफाएं 1 से 12 नंबर तक की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म के बारे में बताती हैं। और हिंदू धर्म या शैव धर्म या फिर बोले वैष्णव धर्म, इनके बारे में बताने वाली गुफा 13 से 29 नंबर की गुफा जो है वो हिंदू धर्म के बारे में बताती हैं। जैन धर्म का वर्णन किस नंबर की गुफाओं में है? तो 30 से 34 नंबर की जो गुफाएं हैं उनमें जैन धर्म का वर्णन मिलता है। और 10 नंबर की गुफा ऐसी गुफा है जिसमें बौद्ध धर्म की जो है बौद्ध धर्म की लिखी हुई जो है वहाँ पर लिखित मिल जाती है, जिससे कि आपको ये पता चलता है कि बौद्ध धर्म के बारे में इन गुफाओं में मिलता है। और इसको जो है क्या कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म की गुफा जो 10 नंबर की गुफा है उसको विश्वकर्मा गुफा भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि विश्वकर्मा गुफा जो है वो किस नंबर की गुफा है? तो याद रखिए 10 नंबर की गुफा को विश्वकर्मा गुफा कहा जाता है, जो एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं हैं। कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन राजाओं के बीच हुआ था? तो कन्नौज का जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था वो राष्ट्रकूट वंश के राजा किसके? ध्रुव के बीच, गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा जो थे नागभट्ट सेकंड, और पाल वंश के राजा जो थे गोपाल, और लड़ा कौन था? धर्मपाल। तो याद रखिए ध्रुव, नागभट्ट सेकंड और धर्मपाल, इन तीनों के बीच में ये संघर्ष हुआ था। और उसमें कौन जीते थे? उसमें जीते थे ध्रुव। इनकी जो है विजय हुई थी। अब देखिए अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष कौन थे? अमोघ वर्ष किस धर्म का अनुयायी था? तो किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। और अमोघ वर्ष द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई जिसका नाम था कविराज मार्ग। कविराज मार्ग और एक पुस्तक थी प्रश्नोत्तर मल्लिका। एक पुस्तक उन्होंने लिखी कविराज मार्ग और दूसरी पुस्तक का नाम था प्रश्नोत्तरी, जो कि अमोघ वर्ष की पुस्तक है। अमोघ वर्ष किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। और ये पुस्तक किस में लिखी गई है? ये पुस्तक कन्नड़ भाषा में लिखी गई है। किस में? कन्नड़ भाषा। तो याद रखिएगा कविराज मार्ग और प्रश्नोत्तर मल्लिका जो पुस्तक है वो किसकी है? वो है अमोघ वर्ष की। और ये किस भाषा में है? कन्नड़ भाषा में। तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली पुस्तक है प्रश्नोत्तर मल्लिका। तो याद रखिए अमोघ वर्ष की पुस्तक है। अमोघ वर्ष के दरबारी कवि कौन थे? वो थे जिनसेन। जिनसेन थे और जिनसेन द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था आदि पुराण। क्या था? आदि पुराण। दूसरे ऐसे कवि जो कि अमोघ वर्ष के दरबार में ही रहते थे जिनका नाम था महावीराचार्य, और महावीराचार्य द्वारा लिखित पुस्तक है गणितासार संग्रह। क्या है? गणितासार संग्रह। तीसरे व्यक्ति ऐसे कौन थे जो कि अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे? तो सत्कायन, सत्कायना जो हैं ऐसे कवि थे जिनकी लिखित पुस्तक है अमोघ व्रती। अमोघ व्रती यानी कि अमोघ वर्ष जो राजा थे उन्हीं के नाम पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अमोघ व्रती, जो कि किसकी लिखित है? सत्कायना की। इन तीनों पुस्तक को आप याद रखेंगे।
अमोघ वर्ष की उपाधि के बारे में अगर देखें तो अंगुलीदान और जल समाधि, अंगुलीदान और जल समाधि इनकी जो है उपाधि है। यानी कि इन्होंने जब अपनी उंगली दान दी थी तो इनका नाम पड़ा अंगुलीदान, और जब इन्होंने अपनी जल समाधि ली यानी कि अंतिम जीवन में जब इन्होंने जल समाधि ली तो उस टाइम पर इन्होंने जो इनकी उपाधि थी वो पड़ी जल समाधि। और किस नदी में इन्होंने अपनी जल समाधि ली थी तो उसका नाम याद रखिएगा, तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी जो है ये इनकी वो नदी है जिसमें इन्होंने अंतिम जो है जल समाधि ली थी और वहाँ पे इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। अब देखिए, अलम सूदी किसके दरबार में भारत आया था? अलम सूदी किसके दरबार में भारत आया था या फिर किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इंद्र तृतीय, इंद्र तृतीय के दरबार में अलम सूदी भारत आया था और ये एक अरबी यात्री था, इसको याद रखिएगा, अरबी यात्री। अब किसने यह कहा था, एक क्वेश्चन बनता है कि किसने यह कहा था कि राष्ट्रकूट वंश के जो शासक हैं वो पूरे भारत के सर्वश्रेष्ठ राजा हैं? तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है कि एक ऐसा था जो यात्री बना, कौन? अरबी यात्री अलम सूदी। तो अलम सूदी जो है वो किस वंश के राजा को ये कहा था कि पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ राजा हैं? तो वो कहा था राष्ट्रकूट वंश के। और किसने कहा था? अलम सूदी ने। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि कौन था जिसने राष्ट्रकूट वंश के शासक को पूरे भारतवर्ष में सर्वश्रेष्ठ बताया था? तो नाम याद रखिएगा, अलम सूदी। अब कृष्ण तृतीय के बारे में बात करें तो कृष्ण तृतीय जो है राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक माना जाता है। किसका? राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक। तो कौन था? कृष्ण तृतीय। और कृष्ण तृतीय के दरबार में कौन कवि रहते थे? तो उनका नाम था कवि पोन्न। कवि पोन्न के द्वारा जो लिखित पुस्तक है वो है शांति पुराण, और शांति पुराण भी कन्नड़ भाषा में ही लिखी हुई पुस्तक है, याद रखिएगा। और जो कवि पोन्न थे उन्हीं को कन्नड़ भाषा के कवि कहा जाता है, यानी कन्नड़ भाषा के रचयिता किसको कहा गया? वो कहा गया पोन्न को। और पोन्न जो थे वो किसके दरबारी कवि थे? वो थे कृष्ण तृतीय के। और कृष्ण तृतीय किस वंश का शासक था? वो था राष्ट्रकूट वंश का शासक। कृष्ण तृतीय की उपाधि की बात करें तो कृष्ण तृतीय की उपाधि अकाल वर्ष थी, और कृष्ण तृतीय को ही कांची तंजौर विजेता कहा जाता है। किसको? कृष्ण तृतीय, कांची तंजौर विजेता, और इसीलिए इसका नाम पड़ा अकाल वर्ष। एक नोट पॉइंट में आपको जरूर याद रखना है कि गुहा मंदिरों का निर्माण किस शासन काल में हुआ था? तो गुहा मंदिरों का निर्माण हुआ था राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में। और राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक यानी कि महान शासक बोला जाता है वो कृष्ण तृतीय को ही बोला जाता है। अंतिम राजा कौन रहे? कर्क द्वितीय, जिसको तैलप द्वितीय ने हराया था। तब तैलप सेकंड ने कर्क द्वितीय को हराकर कल्याणी के चालुक्य कहलाए। मतलब क्या है कि अंतिम राजा कौन रहे? कर्क द्वितीय, जिसको किसने हराया? तैलप सेकंड ने हराया। और जब तैलप सेकंड ने कर्क द्वितीय को हराया तब वहाँ पर कल्याणी के चालुक्यों ने अपना शासन जमाया। तो कल्याणी के चालुक्य कौन थे? तैलप द्वितीय। इसके बाद इन्होंने एक नए वंश की स्थापना की जो कि था चालुक्य वंश। और चालुक्य वंश यहाँ पर 3 हैं। कौन कौन से? एक तो है कल्याणी के चालुक्य, दूसरे हैं वातापी के चालुक्य, और तीसरे हैं बेंगी के चालुक्य। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कल्याणी के चालुक्य, जो कि कर्नाटक में है। और कर्नाटक में एक स्थान था कल्याणी, तो वहाँ के जो चालुक्य थे वो कहलाए कल्याणी के चालुक्य। वातापी के चालुक्य जो थे वो बीजापुर से थे, और बीजापुर से कहाँ पर? कर्नाटक में एक स्थान था वातापी। वातापी स्थान के थे, कर्नाटक में स्थित है बीजापुर में, तो इसलिए ये वातापी के चालुक्य कहलाए। बेंगी का चालुक्य किनको कहा गया? आंध्र प्रदेश में एक स्थान था बेंगी, वहाँ के स्थानीय जो चालुक्य वंश के थे उनको बेंगी के चालुक्य कहा गया। और वातापी को अब क्या कहा जाता है?
बादामी कहा जाता है, इनको आप याद रखेंगे। तो नेक्स्ट हम इन तीनों के बारे में एक एक करके बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे और आपको ये नॉलेज सबसे पहले मिल चुके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।